प्रतापगढ़ गांव में वैद्यनाथ किसान रहता था। वैसे तो वैद्यनाथ समझदार और गुणी था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। वैद्यनाथ के खेत कम होने की वजह से वो गांव के जमींदार ठाकुर के खेत लेकर उन्हें भी जोता करता था। ठाकुर को अच्छे से पता था कि वैद्यनाथ काम का आदमी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से ठाकुर को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे वैद्यनाथ, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते वक्त कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ, मैं जाते वक्त खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अवसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे गांव को खबर है और तुम्हें पता नहीं? मुझे श्यामलाल ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पाया था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैद्यनाथ ठाकुर के घर से मिठाई और खाना लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जी, ये किस खुशी में? और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये मिठाइयाँ और खाना तो मालिक ने दिया। वो श्यामलाल ने अपनी जमीन उनके नाम कर दिया ना, इसीलिए। श्यामलाल ने उनके नाम कर दिया या उन्होंने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा रूपा, सब कुछ तो ठाकुर का है। गली मोहल्ले ठाकुर के, कुआं ठाकुर का, हल ठाकुर का, फसल ठाकुर की। अरे फिर हमारा क्या है, गांव या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे अब दूसरों को खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? वैद्यनाथ सुबह फिर से ठाकुर के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस की शादी में चले गए हैं। शादी में हल का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल ले आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। वैद्यनाथ घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर ठाकुर के खेत में जाता है। वैद्यनाथ की पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में वैद्यनाथ को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 1 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों की भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। वैद्यनाथ जा ही रहा था कि वहाँ पर ठाकुर आ गया और कहने लगा, अरे वैद्यनाथ, तुम अभी तक यही हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? मालिक, आज वो हल लाने में थोड़ी देरी हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देकर गए थे। ठाकुर हल की मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लगता है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़कर जाना। वो क्या है कि अन्य खेतों को भी जोतना है ना, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा। जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। उस हीरे के हल को देखकर ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जोहरी के पास जाता है। आइए ठाकुर साहब, आइए। अरे अब कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपना काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ। ठाकुर जोहरी से पैसे लेकर अपने घर शाम से चला जाता है। इस बात की खबर वैद्यनाथ को बिल्कुल नहीं रहती। अरे वैद्यनाथ, घर पर हो या नहीं? मालिक, आप यहाँ? किसी आदमी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता।
क्या क्या बात हो गई मालिक? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल बाहर तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। ठाकुर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। वैद्यनाथ की नजर जब हल पर पड़ती है तो वो अपनी पत्नी रूपा को बुलाकर उससे कहता है, अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, हमारे हल से वो मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या, कल सवेरे जाना और ठाकुर साहब के खेत में देख लेना। वैद्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल की मणि की ही चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने बुद्धू हो तुम। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे हल्का मणि समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज के समय बहुत थी। उस ठाकुर ने तुमसे वो लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। हमारे घर के पैखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारे खेतों की फसलें बहुत अच्छी होंगी, चमकदार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट फसल उगेंगे। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर वैद्यनाथ की नींद खुल जाती है और वो अपनी पत्नी रूपा से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस ठाकुर ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। वैद्यनाथ ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे का हल घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में आप क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे के हल से बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही वैद्यनाथ ने जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर और कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या उनका कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से वैद्यनाथ को बहुत मुनाफा हुआ और वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब गांव में सब उस वैद्यनाथ की बात सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से वैद्यनाथ की जिंदगी बहुत बदल गई है। तो मुझे, अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस वैद्यनाथ की जिंदगी इतनी बदल गई? ठाकुर और उसका नौकर वैद्यनाथ के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो वैद्यनाथ? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुई है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरे को भी छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। ठाकुर को वैद्यनाथ की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को वैद्यनाथ को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। ठाकुर के कहे अनुसार नौकर ने वैद्यनाथ को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब वहाँ उसे जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसके अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो कितना चमक रहा है। जैसे ही ठाकुर और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे अरे बचाओ, भागो भागो यहाँ से। अरे मालिक, आपकी वजह से मैं भी चिपक गया मालिक। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया।
नौकर ने दरवाजा खोलकर वैद्यनाथ को बाहर निकाला। अरे अरे, इस घर में एक पल भी रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। अब के मैं आपसे यहाँ के काम करने नहीं आऊंगा, मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। हाँ। ठाकुर और नौकर को उनकी सीख मिल गई। वैद्यनाथ को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। चंदरपुर नाम के एक गांव में बैजू रहता था। वो अपने ठेकेदार विक्रम के यहाँ ईंटें पत्थर तोड़ने और जोड़ने का काम किया करता था। वैसे तो बैजू की पत्नी भी थी, पर बैजू हमेशा से ही अपने ठेकेदार मालिक विक्रम के साथ ही रहता था। दिन भर ईंट पत्थर ढोकर दिन की दिहाड़ी विक्रम से लेकर घर जाया करता था। बैजू की पत्नी घर पर कभी कभी सिलाई कढ़ाई का काम किया करती थी और कभी कभार खाली समय में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। सादा जीवन उच्च विचार, बस आज की दिहाड़ी निकल जाए, कल रीमा को एक सुंदर सी साड़ी लाकर दूंगा। बड़े लगन से काम कर रहे हो बैजू, मेहनत करते रहो। इतना कहकर ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। तब बैजू को वहाँ की जमीन में धंसा हुआ एक नक्शा मिलता है। जैसे ही बैजू उस नक्शे को उठाता है, वो उसे पढ़कर समझ नहीं पाता और नक्शा ले जाकर अपने ठेकेदार विक्रम को दे देता है। मालिक, मुझे काम करते वक्त ये नक्शा मिला, पास वाली जमीन के पास। देखिए तो इसमें क्या लिखा है। लो दिखाओ तो क्या है। इसमें तो कोई अजीब भाषा लिखी हुई है। वही तो मैं भी नहीं समझ पाया। बैजू और विक्रम उस नक्शे को लेकर उनके गांव के सिद्ध पुरुष बाबा प्रेमलाल के पास जाते हैं। बैजू, तुम यहीं बाहर रुको, मैं जाकर बाबा जी से बात करके आता हूँ। जैसा आप कहें। बैजू विक्रम के कहने पर बाहर ही रुक जाता है। बाबा जी, ये नक्शा मेरे नौकर बैजू को मिला। इसमें क्या लिखा है ये हमें समझ नहीं आ रहा। और ये कहाँ का नक्शा है? ये मुझे दे दो और जाकर दूर बैठ जाओ। अलख निरंजन। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही सिद्ध बाबा ने नक्शे को खोला, उसमें से चमक आ रही थी। उस नक्शे को देखकर बाबा ने कहा, तुम्हारा नौकर बड़ा भाग्यशाली है जिसे ये नक्शा हाथ लगा। उसने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी उसके हाथ ये नक्शा आया है। जी वो बाहर ही खड़ा है, आप कहें तो मैं उसे बुला लूं। ये नक्शा एक बड़े मायावी केसर के झरने का नक्शा है। केसर का झरना? वाह बाबा वाह। अगर केसर के झरने को मैं ढूंढ लूं और उसे बेचकर धनवान बन जाऊं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नक्शे को समझो और उसके पीछे जाओ, तुम्हें जरूर तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। विक्रम उस बाबा के कहने पर तुरंत ही नक्शे की मदद से बैजू के साथ केसर के झरने को ढूंढने लगा। मालिक, लगता है आपने नक्शा ढंग से नहीं देखा। यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कहीं वो बाबा ढोंगी तो नहीं। चुप रहो और नक्शे के हिसाब से चलो। विक्रम ने जैसे ही नक्शा देखा, नक्शा चमकने लगा और फिर विक्रम बैजू के साथ जहाँ खड़ा था वहाँ की जमीन धंसने लगी। बचाओ, ये हम कहाँ जा रहे हैं मालिक? हे भगवान, ये जमीन हमें कहाँ ले जा रही है? गिरने के बाद दोनों बेहोश हो गए और जैसे ही उनकी आंखें खुली तो वो दोनों केसर के झरने में ही थे। कमाल हो गया, मैं माला माल हो गया। ये किसी सपने से कम भी नहीं है। ये सारा केसर का झरना मेरा है। मैं इन केसर को बेचकर अमीर हो जाऊंगा और बहुत धनवान बन जाऊंगा। पूरी दुनिया में राज करूंगा। और मेरा क्या होगा? मैंने भी इस चीज में मेहनत की है और आप मेरा कहीं नाम ही नहीं ले रहे। 2 कौड़ी का नौकर, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ज्यादा बोल रहा है? इन केसर का व्यापार करके मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। देखना, आपको आपका ये लालच बहुत भारी पड़ेगा। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम के डांटने से बैजू उस झरने से चला जाता है और विक्रम केसर का बहुत बड़ा व्यापार करता है। विक्रम अपने सारे मजदूरों से केसर के झरने से केसर निकलवाता है और उन्हें बेचकर वो बहुत धनवान बन जाता है। देखते ही देखते वो नई गाड़ी,
बड़ा बंगलो, सब कुछ खरीद लेता है और दूसरी तरफ बैजू अपने खेतों में काम करने लगता है। वो नक्शा मुझे मिला था और झरने के मजे मालिक ले गए। खुद को कोसने से आपको क्या मिलेगा? ये चीज अगर आपको सुलझानी ही है, जिन्होंने उस नक्शे की जानकारी ठेकेदार विक्रम को दी। तुमने ठीक कहा भाग्यवान, मैं तुरंत उस बाबा के पास जाऊंगा और उन्हें जाकर सारी बातें बताऊंगा। बैजू गुस्से से उस बाबा के पास जाता है जिन्होंने नक्शा पढ़कर बताया था। अलख निरंजन, आओ बैजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप इंतजार तो करेंगे ही ना। उस छल कपटी ठेकेदार जिसके पास पहले से ही इतना पैसा है, उसे नक्शे की मदद से केसर का झरना बता दिया और उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। उस पापी ठेकेदार का पाप तुम ही निकाल सकते हो। वो नक्शा तुम जैसे ईमानदार आदमी की तलाश में ही था। जैसे ही तुम्हें मिला, वो चमक उठा और केसर का झरना बहने लगा। मैं कुछ समझा नहीं, मेरे वजह से कैसे झरना बहने लगा? मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये बात है तुम्हारे पिछले जन्म की। पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे। केसर की खेती तुम्हारे राज्य में बहुत मशहूर थी। जब तुम पर दूसरे राज्य ने हमला किया, तुमने सारे राज्य का केसर एक झरने में डाल दिया जो सिर्फ तुम्हें पता था। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारी मृत्यु हो गई। लेकिन विधि का विधान यही था, जैसे तुमने नक्शा छुआ, केसर का झरना फिर से बहने लगा। इसका कोई उपाय? अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये सब कुछ ठीक हो सके? उस झरने के केसर पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि उस छल कपटी ठेकेदार का। बैजू की समस्या देखकर बाबा ने उसे एक बड़ा ही सरल उपाय बताया। तुम्हें उस नक्शे को हाथ में लेकर केसर के झरने में 3 बार डुबकी लगानी है। तुम्हारी सारी समस्या गायब हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। बैजू ठेकेदार विक्रम के घर से नक्शा चुराकर केसर के झरने के पास चला जाता है और वहाँ पर उस नक्शे को पकड़कर 3 बार केसर के झरने में डुबकी लगा लेता है। जैसे ही उसकी तीसरी डुबकी पूरी होती है, उस नक्शे से आवाज आती है, तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और निष्ठा से मैं बहुत पहले ही खुश थी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस केसर के झरने से केसर लेकर हर उस मेहनती और गरीब को बेचो, ताकि उनका घर और परिवार दोनों चल सके। अगर ऐसा है तो मैं ये काम जरूर करूँगा। अब से ये केसर का झरना सिर्फ तुम्हारे इशारे पर चलेगा, उस कपटी ठेकेदार के नहीं। वो ठेकेदार जैसे ही यहाँ आएगा, वो खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर एक बार भी तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम भी उसी ठेकेदार की तरह फंस जाओगे। जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि बैजू केसर के झरने के पास है, विक्रम तुरंत ही दौड़कर केसर के झरने के पास पहुंचता है। तुझे क्या लगा था मेरे घर से नक्शा चुरा कर तू कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता चलेगा। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। जैसे ही विक्रम केसर के झरने के करीब जाता है, उसे तुरंत ही बड़ा सा झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मैं इस झरने के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? तुमने हम गरीबों को बहुत तड़पाया है, इसीलिए आज तुम्हारा हिसाब हो रहा है। अब ना तो तुम अंदर आ सकते हो और ना इस जंगल के बाहर जा सकते हो। तुम इस केसर के झरने के श्राप में यहीं रह जाओगे। बैजू विक्रम को वहीं छोड़कर नक्शा लेकर चला जाता है। केसर का झरना अब बैजू का हो गया था। बैजू केसर के झरने की मदद से हर मजदूर के और छोटे छोटे व्यापारियों के साथ केसर का व्यापार किया करता है और सबका देखभाल भी करता है। मंगलू और दीपू नाम के 2 लालची भाई थे। दोनों तीतलपुर में रहा करते थे। दोनों भाइयों के पास 30 एकड़ जमीन थी। दोनों ने 15-15 एकड़ जमीन अपने नाम की थी। हर साल खेती करते और मुनाफा खूब मजे से खर्च करते। मुनाफे के लिए वो खेत में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी नहीं बख्शते। खेतों में बुआई का समय आ गया था। मुनाफे के लिए दोनों ने सोचा, दीपू,
सोचो, जो फसल हमें 4 महीने में मिल रही है, ये हमें 2 महीने में ही मिलने लगे तो कितना मजा आएगा ना। हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसी कौन सी तरकीब है जिससे हमारा खेत इतना उपजाऊ हो जाए? इसके लिए हमें सरपंच जी के पास जाना होगा। वो इस चीज का उपाय जरूर जानते होंगे। तो देर किस बात की, चलिए सरपंच जी के पास। मुनाफा अगर पूरे गांव का होगा तो और अच्छी बात हो जाएगी। दोनों भाई मंगलू और दीपू मुनाफे के चक्कर में सरपंच जी के यहाँ अपनी तरकीब लेकर जाते हैं। सरपंच जी, कहाँ हैं आप? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मंगलू और दीपू, तुम दोनों आज दोनों भाई यहाँ आ गए। जरूर कोई मुनाफे की बात करने आए होगे। अरे सरपंच जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मंगलू भैया के पास बहुत अच्छी सी तरकीब आई है, उसी को सुनाने हम यहाँ आए हैं। मंगलू सरपंच को अपनी तरकीब सुनाता है और कहता है, सरपंच जी सोचिए, अगर हमें फसल 2 महीने में ही मिलने लग जाए तो हम साल में 6 बार खेती कर पाएंगे। हम गेहूं, चावल और दाल की खेती करके बहुत सारे मुनाफे बटोर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा? हमें सूर्य देव को हवन और पूजा करके खुश करना होगा। जितनी रोशनी हमारे खेतों को मिलेगी, उतनी हमारी फसल उपजाऊ होगी। हम उन्हें प्रसन्न करेंगे और हमारी बातें जरूर मानी जाएंगी। मैं हवन का इंतजाम आज से ही कर देता हूँ। कल सुबह से पूजा हम शुरू कर देंगे। दीपू, मंगलू और सरपंच ने मिलकर हवन करना शुरू किया। पूरे 1 दिन तक हवन चला और सूर्य देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हो गए। तुमने मुझे खुश कर दिया। मांगो जो मांगना है। हे सूर्य देव, हम चाहते हैं कि 2 सूरज उगे, उससे हमारे खेतों की नमी चली जाएगी और हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी, जिससे हमारे खेत बहुत उपजाऊ हो जाएंगे और हम धरती वासियों की बहुत सारी परेशानियां ठीक होने लगेंगी। तथास्तु बालक, अब से धरती पर 1 नहीं 2 सूरज उगेंगे। सूर्य देव इतना कहकर वहाँ से चले गए और अगले दिन से 1 नहीं बल्कि 2 सूरज उगने लगे। 2-2 सूरज उगने के कारण पूरे धरती पर खेती उपजाऊ होने लगी। मंगलू और दीपू बहुत खुश हुए। 2-2 सूरज होने की वजह से गांव में लू चलने लगी। आसमान से मानो आग का गोला गिर रहा हो, इतनी गर्मी होने लगी। खेतों में फसल कटने का समय आ गया। 2 महीने में ही सारे खेत फसल से बाहर हो गए। इस बार हमें पिछली बार से ज्यादा मुनाफा होगा। ये 2-2 सूरज उगने के कारण होगा। हर बार मेरी तरकीब काम आती है। भैया, लेकिन हमें और लोगों को गर्मी भी बहुत लग रही है। कुएं और तालाब का पानी भी सूखने लगा है। पंछी और जानवरों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तकलीफ भी हो रही है। ओफो, अब जब मुनाफा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ही। इतना तो प्रकृति का नियम होता ही है। सोचो, अगर 3 सूरज उगे तो हमारी फसल 1 महीने में ही तैयार हो जाएगी और मुनाफा 3 गुना ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? आप फिर से हवन करके सूर्य देव को बुलाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम पहले से मुसीबत में पड़ रहे हैं और मुसीबत मत बढ़ाइए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो हट जाओ रास्ते से। मंगलू वहाँ से चला जाता है और अकेले ही हवन करना शुरू कर देता है। वो पूरे 3 दिन तक हवन करता है। तीसरे दिन सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया। मांगो जो मांगना है। क्या आप धरती पर 3 सूरज उगा देंगे? इससे हम धरती वासियों का और मुनाफा और मदद होगी। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तथास्तु बालक, अब से मैं 3 बार उगूंगा। धरती लोक पर 3 सूरज नजर आएंगे। दूसरे ही दिन 3 सूरज दिखने लगता है। लोगों का गर्मी के कारण बुरा हाल हो गया। पूरे गांव वाले मंगलू और दीपू से परेशान हो गए। 3-3 सूरज की वजह से मानो आग की बारिश होने लगी। लोग परेशान होने लगे। नदी और तालाब का पानी सूखने लगा। सारे बर्फ पिघलने लगे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से लोग घर पर ही रहने लगे। बाहर परिंदा भी नजर नहीं आता था। मंगलू भैया, मुझे पता है ये सब आपका ही किया धरा है। देखिए, पूरी धरती कैसे परेशान हो रही है और आप हैं कि यहाँ बैठे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आपने। कौन सा अनर्थ? फसल का मुनाफा तुम्हें भी तो हुआ। तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? अगर इतनी गर्मी रही तो हमारा पूरा खेत बंजर हो जाएगा
ज्यादा गर्मी के कारण अकाल पड़ जाएगा। इतना कहकर दीपू सरपंच जी के पास चला गया और कहने लगा, सरपंच जी, मंगलू भैया से बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, लोग मर जाएंगे। हमें इसका कुछ उपाय निकालना होगा, वरना पूरी धरती का सर्वनाश हो जाएगा। मंगलू को मैंने पहले ही समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। अब हम सब गांव वालों को हवन करना होगा, तब कहीं सूर्य देव आएंगे और इसका समाधान करेंगे। सरपंच जी ने पूरे गांव को जमा किया और हवन के बारे में समझाया और कहा, हम सबको एकजुट होकर सूर्य देव को खुश करना होगा। अरे मंगलू के मुनाफे के चक्कर में हमारे जीवन का घाटा हमें नजर आ रहा है। सरपंच जी, बात बिल्कुल सही है, हमें इस चीज का नुकसान और नहीं सहना। हमारे घरों में बस एक टंकी पानी बचा है, वो खत्म हो जाए उसके पहले हमें ये सब ठीक करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलिए सरपंच जी, हवन की तैयारी करते हैं। पूरे गांव वालों ने मिलकर हवन करना शुरू कर दिया। दीपू के साथ मंगलू भी वहां पर आ गया। हवन शुरू होने की कुछ ही देर में सूर्य देव वहां पर आ गए और उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? पूरे गांव ने मुझे पुकारा। सूर्य देव को पूरे गांव वालों ने नमन किया और सरपंच ने कहा, हमें माफ करिए गुरुवर, हमसे गलती हो गई। हम फिर से पहले जैसी धरती चाहते हैं, जहां सिर्फ एक ही सूर्य हो। मंगलू अभी नादान है, मुनाफे के लालच में कई चीजों का सौदा कर बैठा। अवश्य मैं ये बात स्वीकार करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब से कोई भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, ना लालच में आकर, ना किसी मोह माया में फंसकर। मैं मंगलू को माफ कर दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। हमें ये बात मंजूर है सूर्य देवता, हम आइंदा कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सूर्य देव ने मंगलू को माफ कर दिया। फिर से लोग खुशी से जीने लगे, पंछी उड़ने लगे, जानवरों का चहल पहल शुरू हो गया, हरियाली आ गई। मंगलू और दीपू ने कसम खाई कि दोबारा लालच कभी नहीं करेंगे। पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा।